हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज़ कावेरी पाटिल और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सभा समिति और गणतंत्र के बारे में। सभा समिति और गणतंत्र को समझने के पहले आपको एक बेसिक डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए कि क्या होती है। तो सभा समिति की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सभा समिति आर ट्राइबल असेंबलीज जो एग्जिस्ट करती थी ऋग्वेदिक पीरियड में। तो ऋग्वेदिक पीरियड की ट्राइबल असेंबलीज जो है वो है सभा एंड समिति। अब ट्राइबल असेंबलीज क्या होती है, तो शायद इस बात की आपको जानकारी होगी कि ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसी भी एक व्यक्ति का नहीं होता है, डिफरेंट पीपल्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो वैसे ही ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। राजन जो बेसिकली वहाँ का मेन हेड होता था, उसको बहुत सारे लोग सलाह मशवरा देते थे। तो ये जो बेसिकली असेंबलीज थी, तो वो असेंबलीज में आप अगर देखेंगे तो सभा एंड समिति आती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो गणतंत्र है, गणतंत्र एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है जो महाजनपदा पीरियड में एग्जिस्ट करता था। और ये वाला वर्ड आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, आप गणतंत्र दिवस भी मनाते हो, रिपब्लिक डे भी मनाते हो। तो गणतंत्र का मतलब होता है बेसिकली रिपब्लिक, और ये जो रिपब्लिक है ये महाजनपदा पीरियड में कुछ रिपब्लिकन सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, उन्हें कहा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले ऋग्वेदिक पॉलिटिकल सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा ताकि हम सभा एंड समिति को समझ पाए। ठीक है, देखो ऋग्वेदिक पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था उसे हम कुल बोलते थे। कुल का मतलब जैसे आपको पता होगा फैमिली से होता है। तो फैमिली, यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर एक फैमिली का अपना एक हेड होगा जिसे कहा जाएगा कुलपति। ठीक है, ये बहुत सारे कुल जब मिलते थे तो ये बनाते थे ग्राम। ग्राम होता है विलेज, और विलेज का हेड जो होगा ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वो रहेगा ग्रामणी। बहुत सारे ग्राम मिलकर बनाएंगे विश। विश का हेड रहेगा विशपति, और बहुत सारे विश मिलकर बनाएंगे जन। जन वॉज द मेन फंडामेंटल पॉलिटिकल यूनिट जिसका हेड होगा राजन। अब एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर रखनी है कि जो राजन होता था वो इलेक्टेड होता था, वो मोनार्कियल बेस्ड नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर राजन इलेक्टेड है तो क्या होता है, सिस्टम को हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम एज वेल एज रिपब्लिक सिस्टम वॉज देयर ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। अब रिपब्लिक सिस्टम क्या होता है, तो रिपब्लिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हाईएस्ट हेड ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री या फिर किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का जो हाईएस्ट हेड है वो हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए मतलब वंशानुगत नहीं होना चाहिए। राजा का बेटा राजा अगर नहीं बनेगा तो ही हम उसको रिपब्लिकन सिस्टम बोलेंगे। और ये वाला जो वर्ड है रिपब्लिकन सिस्टम वाला, वो आपको गणतंत्र में भी काम में आएगा, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन सिस्टम है ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। अब क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मेन एलिमेंट क्या होता है, इलेक्शंस। तो इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो राजन के जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो बेसिकली जो बॉडी इलेक्शन को कंडक्ट करेगी वो है हमारी समिति, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो बॉडी रहेगी वो क्या रहेगी, समिति रहेगी। इसके साथ साथ जैसे हमने बात की स्टार्टिंग में भी कि ऋग्वेदिक पीरियड में ट्राइबल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ट्राइबल असेंबलीज एग्जिस्ट करती थी। तो राजन अकेला इन्वॉल्व नहीं होगा पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, देयर आर मैनी अदर पीपल्स इन्वॉल्व, और उनको एक ग्रुप में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और उस ग्रुप को हम बोलेंगे सभा। ठीक है, तो सभा क्या रहेगी, राजा रूलर तो बन गया है बट वो अकेले डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, तो उसको असिस्ट करने के लिए सभा को यहाँ पर लाया जाएगा। और सभा यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल असिस्टेंस है या फिर जुडिशियल असिस्टेंस है वो देने का काम करेगी राजन को। ठीक है,
तो राजन को पॉलिटिकल असिस्टेंस और जुडिशियल असिस्टेंस सभा देगी और राजन का इलेक्शन का काम जो है वो करेगी समिति। इसके अलावा सभा और समिति के अलग अलग वर्ड्स हमको ऋग्वेदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में अपीयर हुए हैं, बट ये आपको याद रखना है कि बहुत प्रोमिनेंट सिस्टम जो था वो ऋग्वेदिक पीरियड में एग्जिस्ट करता था। लेटर वैदिक पीरियड में इतना प्रोमिनेंसी सभा और समिति की आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ साथ सभा और समिति जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, बिकॉज अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी वो आपको पता होगा कि दो टाइप का होता है, ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। तो इन्होंने अपना एक ओरल कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया कि हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा जिसमें हम 4 फोल्ड पॉलिटिकल सिस्टम लेकर चलेंगे, जिसमें आपका कुल सबसे पहले आएगा, फिर ग्राम आएगा, फिर विश आएगा, फिर जन आएगा, और जन का जो हेड होगा वो राजन होगा। राजा को इलेक्शन समिति करेगी, समिति के अलावा जो असिस्टेंस है वो देने का काम सभा करेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बना लिया जो एक तरीके से ओरल कॉन्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो आप इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी बोल रहे हो सभा को, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी हमारा सही है, बिकॉज ओरल कॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे आपको याद रखना है कि सभा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करेगी, जैसे हमने बात किया पॉलिटिकल असिस्टेंस और जुडिशियल असिस्टेंस यहाँ पर सभा देती थी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको सभा से रिलेटेड याद रखनी है, कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, आपको टर्म्स एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे हमने बात किया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्या होता था जब भी ये सभा के लोग मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 पीपल, 10 मेंबर्स इन द सभा, और ये लोग जब भी मिलेंगे तो मिलने के पहले ये प्रेयर करेंगे, प्रेयर ऑफ कॉपरेशन की, कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। ठीक है, इससे आपको ये जानकारी मिलती है कि कितना ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस था सभा का और सभा के मेंबर्स का। ठीक है, तो प्रेयर ऑफ कॉपरेशन यहाँ पर ऑफर की जाती थी। टर्म यहाँ पर एक आपको देखने को मिलती है नरिष्ठ। नरिष्ठ कुछ अलग वर्ड नहीं है, नरिष्ठ बेसिकली सभा को ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो सभा एक नरिष्ठ के रूप में कार्य करती है, और नरिष्ठ एक रिजोल्यूशन है, एक संकल्प है जो कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। अ रिजोल्यूशन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, दैट इज द नरिष्ठ। ये टर्म आपको याद रखना है, पूछ लेंगे कि नरिष्ठ वर्ड किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी रिजोल्यूशन यहाँ पर सभा लेती थी वो होता था बाइंडिंग। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे सभा के, सभा ने डिसीजन ले लिया तो वो बाइंडिंग होगा और ये होगा इनवायलेबल। ठीक है, इसका वायलेशन करना अपराध होगा। ठीक है, कोई भी इसका वायलेशन नहीं कर सकता है। इसके अलावा सभा में क्या होते थे, फ्री डिस्कशन किए जाते थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमको सभा की मेन जानकारी कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद से मिल रही है। ऋग्वेद में ये जानकारी मिलती है कि जब भी सभा की मीटिंग्स होती थी तो एक आहुति दी जाती थी अग्नि में, और एक अग्नि एक तरीके से जलाई जाती थी ताकि शुभ संकेत माना जाए, और जो अग्नि वहाँ पर जलाई जाएगी उसको कहा जाता था सभ्य। ठीक है, ये टर्म सेकंड टर्म यहाँ पर अपीयर हो रही है। एक हमने बात कर ली किसकी, नरिष्ठ की, और यहाँ पर जो दूसरा टर्म यहाँ पर अपीयर हो रहा है दैट इज सभ्य। सभ्य क्या है, फायर यूज्ड ड्यूरिंग द सेक्रीफाइस वाज कॉल्ड सभ्य। ठीक है, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको एक मैत्रायणी संहिता देखने को मिलती है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि वुमन जो है यहाँ पर ऋग्वेदिक पीरियड में सभा में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, वुमन भी यहाँ पर सभा में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इसका मतलब क्या है कि ऋग्वेदिक पीरियड में वुमन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, ये याद रखना है। और जो भी वुमन यहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी उनको कहा जाता था सभावती। ठीक है, तो सभावती वो वुमेन्स हैं जो ऋग्वेदिक पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर ऋग्वेदिक सभा में पार्टिसिपेट करेंगी, वो कहलाएंगी सभावती। ठीक है, इसके अलावा सभा कोर्ट हाउस भी है, जैसे हमने बात की कि जुडिशियल फंक्शन भी ये लेता था। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखना है। सभासद एंड सभाचार वर मेंबर्स ऑफ द कोर्ट हाउस। ठीक है, तो मेंबर्स जैसे सभा है, सभा कभी जो काम कर रही है पॉलिटिकल सिस्टम का कर रही है, और कभी जो है कोर्ट हाउस का काम कर रही है। तो कोर्ट हाउस के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, सभासद कहा जाएगा और सभाचारी कहा जाएगा। कोर्ट हाउस विलेज जज है ना, जिसे ग्राम में वादिन कहा गया है, ये बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है किसमें, यजुर्वेद में, ये आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा सभा कोर्ट हाउस से कोर्ट हाउस
के लिए ज़्यादा मिलती थी एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल मीटिंग्स। मतलब कोर्ट हाउस की मीटिंग भी कर रही है और पॉलिटिकल मीटिंग्स भी कर रही है। जैसे हमने बात की कि 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स इकट्ठा होते थे कोर्ट हाउस की मीटिंग के लिए भी, और यही 10 मेंबर्स इकट्ठा होंगे पॉलिटिकल मीटिंग के लिए भी। बट ज़्यादा ऑफन, ज़्यादा यूजुअली किसके लिए मिल रहे हैं, तो ये मिल रहे हैं कोर्ट हाउस के लिए रेदर देन पॉलिटिकल मीटिंग। ठीक है, इसके अलावा यजुर्वेद में ये मेंशन किया हुआ है कि जो चीफ होगा सभा का उसे कहा जाएगा सभापति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात किया कि एक पर्टिकुलर बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको तो हमने सभासद और सभाचारी बोल दिया, बट इसका जो चीफ होगा, इसका जो हेड होगा, उसे हम बोलेंगे सभापति। ठीक है, फिर तैत्तिरीय संहिता में ये जानकारी मिलती है कि जो गार्जियन होता था सभा का जो गार्जियन होगा उसे सभापाल कहा जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या क्या टर्म्स यहाँ पर देख लिए, सभापाल देख लिया जो गार्जियन होगा बेसिकली। इसके अलावा हमने बात की सभापति की, सभापति चीफ होगा, सभासद और सभाचारी जो होंगे ये सब क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। इसके अलावा और कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो अपन देख लेते हैं। सभाविन, कीपर ऑफ द गैम्बलिंग असेंबली हॉल। ठीक है, असेंबली हॉल का जो कीपर रहेगा, ठीक है, उसे कहा जाएगा सभाविन। अब यहाँ पे गैम्बलिंग टर्म यूज क्यों किया गया है, तो जनरली ये होता था कि जो सभा के लोग हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ समय के लिए गैम्बलिंग वगैरह भी किया करते थे। ठीक है, तो वो जो है सभाविन उसका पूरा निरीक्षण वगैरह करेगा गैम्बलिंग का, और वो कीपर रहेगा बेसिकली पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए और देखने के लिए, देख रेख करने के लिए। फिर सभा सह जो है एमिनेंट इन द असेंबली। ठीक है, तो मेन एमिनेंट पर्सन, जैसे अगर हम बोले वरिष्ठ जो व्यक्ति है वो यहाँ पर सभा सह के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, सभापति, जैसे हमने बात किया कि चीफ रहेगा कोर्ट हाउस का। ठीक है, इन जनरल सभापति की ड्यूटी कोई और हो सकती है जब वो पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं, बट जब वो एज अ कोर्ट हाउस मीटिंग कर रहे हैं तो उसका जो चीफ रहेगा उसे सभापति कहा जाएगा। ठीक है, सभेया एंड सभा योग्य, वर्दी ऑफ द असेंबली। ठीक है, जो मेन व्यक्ति है जिसकी बहुत वर्थ है, ठीक है, वो कभी कभी अपने आप को दिखाता है और उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है सभा के अंदर, तो उसे सभाया या फिर सभा योग्य कहा जाएगा। फिर सभाचार्य, सभासद और सभ्य, हमने बात की कि सभ्य मेंबर्स हैं असेंबलीज के, सभासद और सभाचार्य जो है कोर्ट हाउस के मेंबर है। इसके अलावा सभावती, जैसे हमने बात किया कि मैत्रायणी संहिता में मेंशन है कि वुमेन कैन अटेंड द सभा। ठीक है, तो सभावती क्या होंगी, वुमेन मेंबर होंगी असेंबलीज की। सभापाल कौन होगा, गार्जियन होगा असेंबली का, जो हमने वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप सभा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर से मेन क्वेश्चन यही बनेगा कि सभा के अलग अलग वर्ड्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो हमने अच्छे से कवर कर दी है। ठीक है, तो क्या क्या काम कर रहा है, कोर्ट हाउस का काम कर रहा है, पॉलिटिकल डिस्कशन का काम कर रहा है, असेंबली हॉल का काम ये कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं समिति के ऊपर। समिति, जैसे हमने बात किया था कि इलेक्शन कंडक्ट करने का काम ये करती थी। अब इलेक्शन कंडक्ट करने का काम कर रही है तो ऐसी वैसी बॉडी तो होगी नहीं, बहुत इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर रहेंगे, इलेक्शन कंडक्ट करने की जानकारी जिनके पास हो वो लोग यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि समिति का सिस्टम जो है एक सभा के सिस्टम से थोड़ा सा अलग था। जैसे समिति के अंदर यहाँ पर जब भी ये लोग मिलते थे तो ये मीटिंग के अंदर अलग अलग वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाते थे, जिससे ये प्रूव करना चाहते थे कि हम लोग कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं। ठीक है, तो ऐसा होता था कि जैसे कि एक मीटिंग यहाँ पर इन लोगों ने कंडक्ट करवाई, इसमें मान लो 10 लोग हैं। ठीक है, इन 10 लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बोला गया, और इन एक्टिविटीज़ में मेनली डिस्कशन वगैरह होते थे। अब जब इन लोगों ने डिस्कशन वगैरह करे तो डिस्कशन में इनको देखने को मिला, डिबेट एंड डिस्कशन में, कि एक ग्रुप जीता और एक ग्रुप उसमें से हारा। ठीक है, अब जो ग्रुप जीता है तो उसमें से किसी एक मेंबर को खड़ा किया जाएगा और उस एक मेंबर से कोई भी एक्टिविटी करवाई जाएगी, और अगर वो एक्टिविटी रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी एक्टिविटी अगर करवाई गई, वो अगर इन सभी लोगों को पसंद आई, ये लोग हाथ उठाकर अपना वोट उस व्यक्ति को देंगे। अगर ये एक्टिविटी उन सब लोगों को पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ मेंबर को पसंद आई, तो फिर इस व्यक्ति को इलेक्टेड माना जाएगा और उस व्यक्ति को राजन की पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर बस नॉर्मली नॉमिनेट करने का या फिर इलेक्ट करने का काम इसका नहीं होता था, इसका काम होता था अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह करवा के, अलग अलग चीज़ें करवा के उस व्यक्ति को जज करने का कि हाँ उसमें पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली काम करती थी
समिति, ठीक है. इट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड दैट अर्ली समिति वाज folk assembly, ठीक है, in which the people of the tribe gathered for electing Rajan. Early function of the Samiti embraced several political activities, जैसे हमने बात की कि अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी जिसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाते थे, ठीक है. डिबेट एंड डिस्कशंस हो रहे हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए जा रहे हैं. इट वॉज कंसर्न्ड विद रिलीजियस सेरेमनीज एंड प्रेयर्स, ठीक है. बहुत सारी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, प्रेयर्स यहाँ पर ऑफर की जाती थी. क्या क्या काम हुए हैं इसका? पॉलिटिकल डिस्कशन जैसे हमने बात किया, कल्चरल असेंबली है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की बात ये लोग करेंगे, ठीक है. उसमें फिर कौन व्यक्ति फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में मास्टर है, ठीक है, कौन बहुत प्रॉपरली आंसर कर पा रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को देखा जाएगा, है ना. इसके अलावा रिलीजियस सेरेमनीज यहाँ पर हेल्ड की जाएगी, बहुत सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे. तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़, बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी समिति के अंदर जो आपको सभा में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है. सभा में मेनली पॉलिटिकल और जुडिशियल डिस्कशन होता था, वो डिस्कशन वाली असेंबलीज थी. यहाँ पर डिबेट भी हो रही है और यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी हो रही है, ठीक है. और फिर उसके बेसिस पर देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति एलिजिबल है राजन को इलेक्ट करने के लिए, राजन इलेक्ट होने के लिए, ठीक है. तो पॉलिटिकल नेचर क्या क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकल फंक्शन इसके ज़्यादा हुआ करते थे. रेफरेंसेस सजेस्ट दैट किंग वॉज इलेक्टेड एंड री इलेक्टेड बाय द समिति, जैसे हमने बात कर ली, इलेक्शन हो रहा है किंग का और री इलेक्शन भी अगर हो रहा है तो वो भी समिति ही कर रही है. इलेक्शन ऑफ द किंग इन केस ऑफ इलेक्टिव मोनार्कीज वॉज कैरिड ओनली बाय द विश हु असेंबल्ड इन द समिति, ठीक है. तो विश जो है, विश कौन है? तो प्रोविंसेस के लोग जो असेंबलीज में आए हैं, असेंबली में आए हैं बेसिकली राजन को इलेक्ट करने के लिए, तो वही लोग जो है राजन को इलेक्ट करेंगे, ठीक है. ऑल द प्रेयर्स एंड सेरेमनीज, चार्म्स एंड काउंटर चार्म्स वर डायरेक्टेड टू वन एंड अलोन टू गेट बेटर ऑफ वंस राइवल्स इन डिबेट, है ना. जैसे हमने बात किया कि एक ग्रुप इधर बना लिया, एक ग्रुप इन्होंने बना लिया, तो चार्म्स बोलते थे, बहुत सारे मंत्र वगैरह बोलते थे, ठीक है. मतलब डिबेट एंड डिस्कशन आपको पता हो कैसा होता है कि इन्होंने मंत्र बोले, उन्होंने बहुत सारे काउंटर मंत्रास बोले, ठीक है. तो ऐसा डिबेट वगैरह करते थे और फिर फाइनली जो टीम जीतती थी उसमें से किसी व्यक्ति को खड़ा करके राजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे. अगर वो योग्य होता था तो फिर उसको इलेक्ट कर दिया जाता था. इलेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? तो विश के मेंबर्स कर रहे हैं जो यहाँ पर आए हैं, ठीक है. समझ में आया आपको? इसके बाद फंक्शंस क्या क्या हैं? तो इलेक्शन करता था, री इलेक्शन करता था, जैसे हमने बात की, डिस्कशन करेगा स्टेट मैटर में, किंग भी समिति को अटेंड करता था. इट वॉज थॉट नेसेसरी दैट ही शुड डू सो. ऐसा होता था कि अगर किंग है तो उसको अटेंड करना ही है. जैसे एग्जिस्टिंग किंग है, एग्जिस्टिंग राजन है, तो वो भी अटेंड करना ही चाहिए उसको समिति, ताकि वो भी देख सके कि आने वाला किंग कैसा हो, ठीक है. तो ये ऐसा माना जाता था. द ऋग्वेदा हैज़ अ ट्रू किंग गोइंग टू द समिति, ठीक है. ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेदा के पीरियड में जो असली राजा है वो ही समिति में जा रहा है, ये माना जा रहा है, ताकि असली राजा को देख करके दूसरा व्यक्ति भी इंस्पिरेशन ले और ये राजा भी उसको देखे कि वो व्यक्ति सही है कि नहीं, उसको सही तरीके से चुना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है. इसके अलावा क्या क्या नेचर है समिति का? तो यहाँ पर वर्ड्स जैसे अगर आप देखेंगे तो ईशाना वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, पति वर्ड यूज़ किया गया है. तो पति जो है वो मेन हेड होगा समिति का, ईशान भी पति को ही बोला जाएगा, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर द स्पीकर वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड. जो भी व्यक्ति बोलेगा तो वो चाहेगा कि कोई व्यक्ति सामने से भी कॉन्ट्रडिक्ट करे, जो भी डिबेट और डिस्कशन होंगे उसके अंदर. इन डिस्कशंस द स्पीकर्स वर टू मेक स्पीचेस अग्रीबल द असेंबल्ड समिति, ठीक है. ये चाहते थे कि जो भी चीज़ें बोल रहे हैं तो सभी लोग उससे अग्री करें, ठीक है. इसके अलावा द समिति हैड वेरी लॉन्ग लाइफ, ठीक है, काफ़ी लंबी लाइफ इसकी होती थी. इट्स कंटेंशियस एग्जिस्टेंस इज अटेस्टेड फ्रॉम ऋग्वेदा एंड लेटर बाय द छांदोग्य उपनिषद. जब तक छांदोग्य उपनिषद लिखा गया तब तक आपको यहाँ पर समिति का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है. तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए ये समिति एग्जिस्ट करती थी, ठीक है. चलो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आता है. जैसे हमने बात किया, क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के एज वेल एज आपकी एक जो टर्म्स वाली अंडरस्टैंडिंग है उसके. तो यहाँ पर एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वाई सभा एंड समिति लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस. जैसे हम लोगों ने बात की कि सभा और समिति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे. देखो अगर आपसे पूछा जाए इन जनरल क्वेश्चन
कि मोनार्कियल के ऊपर ज़्यादा भरोसा करोगे कि डेमोक्रेटिक पे भरोसा करोगे, तो आप ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक के पक्ष में जाना चाहोगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप खुद व्यक्ति को इलेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में नो हाउ है और आपका एक तरीके से हैंड है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। मोनार्कियल सिस्टम में राजा का बेटा राजा बन जाता था, तो कोई भी व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्या रूल्स लेकर आने वाला है और रूल्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभा और समिति अगर एग्जिस्ट कर रही थी तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम था, बट क्योंकि आफ्टर सम टाइम उसने अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर दी, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा जो शासन हो जाएगा वो निरंकुश शासन प्रकार का हो जाएगा, मतलब राजा अपनी मनमानी चला रहा है और बहुत अच्छे से शासन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सभा और समिति अपना इम्पोर्टेंस क्यों लूज कर देती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बात की कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था बेसिकली, वो था डेमोक्रेटिक। लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जिस पीरियड में लेटर वेदास लिखे गए। लेटर वेदास मतलब ऋग्वेदा के बाद के वेदास, दैट इज यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिस पीरियड में लेटर वेदास लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वाले पीरियड में, तो उस पीरियड में मोनार्कियल सिस्टम आ गया। मोनार्कियल सिस्टम जब आया तो उन्होंने क्या किया, सभा और समिति एग्जिस्ट तो करती थी, जैसे हमने बात की कि यजुर्वेद में बहुत सारी जानकारी आपको समिति की मिली हुई है, सभा की मिली हुई, इवन छांदोग्य उपनिषद तक की जानकारी मिली हुई है, तो एग्जिस्ट तो कर रही है, बट इंपॉर्टेंस लूज हो गई है। कैसे इंपॉर्टेंस लूज हो गई है? क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी किंग है, तो वो ये चाहेगा कि वो कंप्लीट पावर होल्ड करके रखे, ठीक है। वो अपनी पावर को किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करना चाहता है पावर का। तो जब मोनार्कियल सिस्टम आ गया ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सभा और समिति है उनका इंपॉर्टेंस लूज हो जाएगा और मेजरली ये डोमिनेट करेंगे ब्राह्मणास, ठीक है। आप अगर हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ पॉलिटिकल सिस्टम में एज वेल एज एक तरीके से रिलीजियस सिस्टम में ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो जब ये चेंज हो रहा है तो चेंज यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में भी होगा। पॉलिटिकल सिस्टम में जब चेंज होगा, मोनार्कियल सिस्टम आएगा, राजा चाह रहा है कंप्लीटली उसके हाथ में ही पावर हो, वो किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाह रहा है, तो यहाँ पर सभा और समिति का इंपॉर्टेंस लूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ सभा और समिति में जो वुमन पार्टिसिपेट करती थी, देखो वुमन का पार्टिसिपेशन सभा समिति में बस अर्ली पीरियड तक ही था, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड तक ही था। बाद में वुमेन का पार्टिसिपेशन डिनाई कर दिया जाता है, वुमेन्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं दी जाती है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो रीज़न समझ में आ गया आपको कि मोनार्कियल सिस्टम होने की वजह से सभा और समिति का इंपॉर्टेंस लूज हो गया है, बट और भी कुछ रीजंस हैं, है ना। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, उसमें बहुत कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर पूरा वैदिक पीरियड समझना और क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस हुए, कैसे ब्राह्मण्स का सिग्निफिकेंस बढ़ा, ये समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो अभी हमारे लेक्चर को हम इसी यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज वो वाले टॉपिक्स हम आगे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर गणतंत्र का। गणतंत्र क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की लेक्चर के, गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर महाजनपदा पीरियड में एक रिपब्लिकन सिस्टम एग्जिस्ट करता था जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र। ये जो गणतंत्र थे ये थे 3 टोटल महाजनपदास थे 16 महाजनपदास और गणतंत्र थे 3। थोड़ा समझते हैं कि एक बेसिकली क्या है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप बुद्धा की इमेज देख रहे हो, यहाँ पर आप महावीर की इमेज देख रहे हो और यहाँ पर आप महाजनपदास की इमेज देख रहे हो। महाजनपदा पीरियड में ही गौतम बुद्ध और महावीर यहाँ पर आए। महाजनपदा पीरियड में ही इंडिया में सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है। सेकंड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या कि वापस शहरीकरण हुआ। पहला शहरीकरण कब हुआ था फिर, तो पहला शहरीकरण हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पर। फर्स्ट अर्बनाइजेशन IBC था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, और सेकंड
जो अर्बनाइजेशन है वो था महाजनपदा पीरियड, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन हुआ, गौतम बुद्ध आए, महावीर जैन आए, महाभारत का पीरियड अगर आप देखो, ठीक है, या फिर अगर हम देखें राम का जो पीरियड है, वो सभी जो पीरियड है वो महाजनपदा पीरियड है। और इसी महाजनपदा पीरियड में जो गणतंत्र डेवलप हुए वो भी इसी पीरियड में आपको डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं ध्यान से कि ये क्या होता है ना। तो महाजनपदा पीरियड में जैसे हमने बात किया कि महाजनपदा एग्जिस्ट करते थे, और यहाँ पर कितने महाजनपदास हैं, तो टोटल 16 यहाँ पर महाजनपदास आपको देखने को मिलते हैं। इन महाजनपदास में से 3 महाजनपदास क्या थे, गणतंत्र थे, बाकी 13 महाजनपदास जो हैं वो मोनार्कियल सिस्टम पर बेस्ड है ना। तो जैसे अगर हम बात करें, अंग मोनार्कियल है, जो मगध है ये मोनार्कियल है, काशी मोनार्कियल सिस्टम है, वत्स मोनार्कियल है, कौशल मोनार्कियल है, शूरसेन भी मोनार्कियल है, पांचाल मोनार्कियल है, कुरु मोनार्कियल है। जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा किस पीरियड में, तो ये महाभारत पीरियड के है। मत्स्य मोनार्कियल है, चेदी मोनार्कियल स्टेट है, अवंती मोनार्कियल स्टेट है, गांधार मोनार्कियल है, कंबोज मोनार्कियल है। बट जो 3 नीचे के हैं कौन कौन से हैं, अस्मक, वज्जी और मल्ल, ये तीनों जो है ये है रिपब्लिक या फिर गणतंत्र। तो कौन कौन से हैं, नाम आप लिख लो इसके, अस्मक, मल्ल एंड वज्जी। कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो अस्मक ये है, अस्मक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इट वॉज द वन एंड ओनली महाजनपद लोकेटेड इन द डेक्कन रीजन, ठीक है, डेक्कन रीजन में लोकेटेड है। और दूसरा क्या है, ये रिपब्लिक है। 2 फैक्ट आप याद रख लो इसके, डेक्कन एंड सेकंड वन इज इट वाज अ रिपब्लिक, ठीक है। वज्जी कहाँ पर है, तो वज्जी ये है, कैपिटल भी याद रखना है, वैशाली कैपिटल है। इधर इसकी कैपिटल कौन सी है, पांडुनिपुरा कैपिटल है इसका, वैशाली कैपिटल है। इसके अलावा मल्ल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बस इसके पास में आपको मल्ल देखने को मिल रहा है, और मल्ल का जो कैपिटल है वो कौन सा है, कुशीनगर। वज्जी का कैपिटल है वैशाली। वज्जी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन याद रखना कि जो वज्जी है ये मगध एम्पायर में मिल गया था बेसिकली। देखो ऐसा है कि 16 महाजनपदास है, 13 मोनार्कियल है, 3 रिपब्लिक है। 3 रिपब्लिक में कौन कौन से आ गए, अस्मक आ गया, मल्ल आ गया और वज्जी आ गया। एक समय बाद क्या हुआ कि जो मगध एम्पायर है उसने पूरे 16 महाजनपदास को मिलाकर मगध एम्पायर का पार्ट बना लिया। अब मगध एम्पायर जब ये चाह रहा था कि वो वज्जी को भी मिलाए, लाइक एक प्रोसेस उसकी चल रही थी मिलाने की, उसमें वज्जी को भी मिलाया जा रहा था। तो वज्जी को, क्योंकि गणतंत्र बेसिकली क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि एक बड़ा सा स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर वज्जी की बात करते हैं, एक बड़ा सा स्टेट है, बड़े से स्टेट को बहुत सारी छोटी छोटी सी पॉलिटिकल यूनिट में बांटना, और ये जो पॉलिटिकल यूनिट होगी उसमें सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, गण बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे गण मिल गए, और ये बहुत सारे गण मिलकर क्या बनाएंगे, गणतंत्र बनाएंगे। तो ये है बेसिकली आपका गणतंत्र, ये होता है रिपब्लिक। तो वज्जी क्या था, रिपब्लिक था। अब मगध को जब ये चाहता था मगध कि वो वज्जी को अपने अंडर मिला ले, तो वहां पर जब उसको युद्ध करना पड़ा तो उसको एक राजा से युद्ध तो करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग राजा हैं, बहुत सारे राजा होंगे जिनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपके मगध के राजा थे उन्होंने यहाँ पर 16 ईयर तक वज्जी से वॉर किया था, तब जाके वज्जी एक तरीके से मगध में मिला था। इससे एक और जानकारी क्लियर होती है आपको कि जो रिपब्लिक थे वो बहुत समय तक रिपब्लिक नहीं थे, वो एक समय बाद मोनार्कियल स्टेट में आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर वज्जी रिपब्लिक है, जैसे हमने बात की वज्जी, मल्ल और अस्मक, बिल्कुल याद रखना है आपको कि 3 रिपब्लिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब महाजनपदा पीरियड कैसे आया, तो महाजनपदा पीरियड आया, पहले जन आया ऋग्वेदिक पीरियड में। जो बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे इस पीरियड में क्या था, तो इस पीरियड में राजन जो था वो था डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर होता था समिति, और इसके साथ साथ यहाँ पर होती थी सभा, ठीक है।
थोड़ी सी बात हमने जनपद की भी कर ली है। जनपद क्या होगा, तो जनपद होगा लेटर वैदिक। लेटर वैदिक क्या होता है, तो यजुर्वेद सामवेद जिस पीरियड में लिखे गए। यहाँ पर क्या हो गया, राजन हो गया, मोनार्कियल, और मोनार्कियल जब हुआ राजन तो फिर सभा समिति का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंस लूज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम महाजनपदा के ऊपर आएंगे तो महाजनपदा के अंदर राजन मोनार्कियल है ऑलरेडी, ठीक है, बट जब वो उसके पास क्या है, छोटी छोटी सी प्रोविंस है, उसका मेन पर्पस क्या है, बहुत अपने प्रोविंस का एक्सपांशन करना। तो जब वो अपना एक्सपांशन करेगा बेसिकली प्रोविंस का, तो वो ही जो जनपद है जो छोटा हुआ करता था अब वो बड़ा बन जाएगा और वो बन जाएगा महाजनपद। तो महाजनपदा के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट नहीं है, बट मोनार्कियल का एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ गया है, आप ऐसा बोल सकते हो। इसके साथ साथ जो टेरिटरी थी उसका साइज भी बढ़ गया है ना, तो यहाँ पर टेरिटोरियल साइज बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये दो चीज़ें आप याद रखो। महाजनपदा पीरियड में अभी तक हमने क्या बात की कि 13 जो है वो मोनार्कियल थे और 3 जो है वो क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक क्या होते हैं, तो रिपब्लिक वो होते हैं जो गणतंत्र कहलाते हैं। बेसिकली बड़ा सा एक पॉलिटिकल यूनिट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर एक छोटे पार्ट को गण बोलेंगे और इन गण के तंत्र को गणतंत्र बोला जाएगा। इसमें 3 आते हैं, वज्जी, मल्ल और अस्मक, ठीक है, क्लियर। आगे अगर हम देखें गणतंत्र या फिर रिपब्लिक, तो जैसे हमने बात किया कि रिपब्लिक हमारे इंडिया में या फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में न्यू नहीं थे, रिपब्लिक ऋग्वेदिक पीरियड में देखने को मिलता है। रिपब्लिक क्या होता है, हाईएस्ट हेड मस्ट नॉट बी हेरिडिटरी, ठीक है, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। तो ऋग्वेदिक पीरियड में आपको मोनार्की में मेंशन मिल रहा है और रिपब्लिक में मेंशन हो रहा है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रूल विदाउट अ मोनार्क विद पावर वेस्टेड इन काउंसिल और सभा, ठीक है, काउंसिल या फिर सभा में पावर है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो हेरिडिटरी पावर में नहीं आ रहा है, सभी के पास पावर है। तो दैट इज द मेन एसेंस ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ सच सभास वर नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड बाय बर्थ, मतलब बर्थ के बेसिस पे नहीं है। जब भी हम हेरिडिटरी की बात कर रहे हैं तब हम बात करें बर्थ के बेसिस पे होना और ना होने से, तो बर्थ के बेसिस पे नहीं है उसका मतलब है रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। इसके अलावा महाभारत के अंदर भी आपको मेंशन मिल रहा है कि अलग अलग रिपब्लिक एग्जिस्ट करते थे। जैसे यहाँ पर शांति पर्व जो है महाभारत का, उसमें चैप्टर 107 108 में आपको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा है रिपब्लिक्स का या फिर गण का। ये बताता है व्हेन देयर इज अ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ रिपब्लिक दैट रिपब्लिक बिकम्स पावरफुल एंड इट्स पीपल बिकम प्रॉस्परस एंड दे आर डिस्ट्रॉयड ओनली बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का जब इन्होंने रिपब्लिक बनाया तो रिपब्लिक को डिस्ट्रॉय करना किसी एक्सटर्नल राज्य के द्वारा बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रिपब्लिक को डिस्ट्रॉय बस तभी किया जा सकता है जब उसके मेंबर्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गई हो, ठीक है। तो ये है, इट शोज दैट इन एंशिएंट इंडिया देयर वर नॉट ओनली किंगडम्स लाइक हस्तिनापुर बट ऑल्सो रीजन्स वेयर देयर वाज नो किंग बट अ रिपब्लिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पर हस्तिनापुर जैसे मोनार्कियल स्टेट्स थे, जैसे हमने बात की ना अभी कि बहुत सारे एरियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो महाभारत में है, जैसे कुरु हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, पांचाल हो गया, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि बस वही है, कुछ छोटे छोटे से रीजन्स भी है जो यहाँ पर रिपब्लिक जैसे काम कर रहे हैं, जैसे मल्ल, वज्जी और अस्मुक, ठीक है। इसके अलावा मेन जो आपको जानकारी मिलती है वो बुद्धिस्ट कैनन से मिलती है। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पाली में भी मिलेंगे और आपको एक संस्कृत में बेसिकली मिलते हैं। तो संस्कृत के लिटरेचर में भी मेंशन किया हुआ है और पाली के लिटरेचर में भी इसको मेंशन किया हुआ है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स इन डिटेल्स वैशाली की राइवलरी बताता है विथ नेबरिंग मगध, जैसे हमने डिस्कस किया था, वज्जी की कैपिटल है वैशाली और मगध जब चाहता था कि वो वज्जी को अपने अंडर ले ले तो उसको 16 ईयर तक फाइट करनी पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बुद्धिस्ट कैनन्स है ये बता रहा है वैशाली की राइवलरी विथ मगध स्टेट, ठीक है। इन्होंने बताया कि कैसे लिच्छवी जीते, है ना, मतलब 16 ईयर तक जब लड़ाई की तो ज़रूरी नहीं है कि 16 ईयर में जो है तक लड़ाई में ये लोग जीते, मगध वाले जीते, पहले लिच्छवी जीते और फिर बाद में मगध को फाइनली जीत मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये आप याद रखना,
महानिब्बान सूत्र जो पाली बुद्धिस्ट वर्क है, और अवादान शतक जो है संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन करता है कुछ एरियाज को जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर थे, ठीक है। इसके अलावा ग्रीक रिकॉर्ड्स हैं, किसके नाम याद रखना, डियोडोरस सिल्यूकस के। इन्होंने बताया हुआ था कि कुछ रीजन्स रिपब्लिक थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑल्सो। अब अलेक्जेंडर कहाँ से आ गया आप सोच रहे होंगे, तो अलेक्जेंडर बहुत नया नहीं है, ठीक है। महाजनपदा पीरियड जब था उसके बाद महाजनपदा पीरियड खत्म हुआ कैसे, तो मगध ने पूरे महाजनपदास को अपने अंडर मिला लिया, मगध एक एम्पायर बना, और मगध एम्पायर के कंटेम्प्रेरी ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे रिपब्लिक्स खत्म हो गए, ठीक है। उस टाइम पीरियड भी कुछ रिपब्लिक जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसकी जानकारी किसने दी है, डियोडोरस सिक्युलस ने दी हुई है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है, जैसे हम जनरली कंसिडर कर सकते हैं कि मोनार्कल स्टेट को डिफीट करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक ही व्यक्ति से डील करनी है, एक ही राजा से लड़ाई करनी है। बट इन द केस ऑफ रिपब्लिक्स यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग लोगों से लड़ाई करनी है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर की आर्मी को भी एक रेजिस्टेंस काफ़ी खतरनाक वाला मिला था रिपब्लिकन स्टेट से, ठीक है, जिसका मेंशन यहाँ पर किया जाता है ग्रीक हिस्टोरियंस के द्वारा। ग्रीक हिस्टोरियन क्यों मेंशन कर रहे हैं, तो ग्रीक हिस्टोरियंस ले मेंशन कर रहे हैं क्योंकि अलेक्जेंडर भी ग्रीस से ही आया था, ठीक है। तो जब जब अलेक्जेंडर की बात होती है तब तक यहाँ पर वो ग्रीक हिस्टोरियंस भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर सोर्सेस में भी आपको रिपब्लिक की जानकारी मिलती है, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ठीक है। तो दिस वाज आवर लेक्चर, ठीक है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक कॉम्प्रहेंसिवली समझ में आ गया होगा कि सभा, समिति और गणतंत्र क्या होता है। नोट्स में आप ऐड ऑन करो और उसको बार बार रिवाइज करो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।